नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज हम दो लोगों की बात करेंगे और इन दोनों के जरिए दो देशों की, एक शेख हसीना और दूसरे बशर अल असद। मैं इस वॉल पे ग्राफिक्स के ज़रिए इन दोनों चेहरों के ज़रिए दो देशों में जो कुछ भी हुआ है और उसके भीतर भीतर जो कुछ चलता रहा, जिसका नतीजा आज की तारीख में आप दो देशों में तख्ता पलट देख रहे हैं, वह सब आपके सामने। तो ये दो लोग, शेख हसीना बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बशर अल असद सीरिया के प्रमुख रहे राष्ट्रपति, और इन दोनों ने अपने अपने देश छोड़ दिए हैं। दोनों की सत्ता चली गई है और दोनों देशों में अचानक तख्ता पलट हुआ और दोनों देशों में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतें रहीं। ये जो दो लोग इन दोनों देशों के पीछे या इन दोनों चेहरों के पीछे रहे, उसमें से एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। बाइडेन और एर्दोगान यानी कि अमेरिका और टर्की। बांग्लादेश और सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना और असद को अपने अपने देश से भागना पड़ा, अमेरिका और टर्की में बैठे लोगों का मतलब पूरा हुआ। इसको कहते हैं डीप स्टेट। इसलिए आज डीप स्टेट की भी बात होगी। टर्की में एक शब्द है डेरिन डिलेट। डेरिन डिलेट को आप यूं समझिए कि गहरा या गहन राज्य। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ मिलता है कि डीप स्टेट ऐसे समूहों को कहा जाता है जो गोपनीय तरीके से अपने विशेष हितों को पूरा करने और उसकी रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बगैर देश पर राज करने के लिए काम करते। यानी आप दिख भी नहीं रहे हैं, आपको लोग जानते भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है और सरकार आप चला रहे हैं। इसको कहते हैं डीप स्टेट। अपने मतलब के लोगों को सत्ता पर बिठाने के लिए जितनी पीछे साजिशें होती हैं, जितना तिकड़म होता है, धतकड़म होता है, वह सब डीप स्टेट का पार्ट होता है। और हिंदुस्तान में भी आज की तारीख में डीप स्टेट का खेल बहुत चल रहा है। लेकिन दो देशों की बात आज मैं कर रहा हूं क्योंकि इन दो देशों में जो कुछ भी हुआ है उससे आपको बहुत पता चलेगा कि हिंदुस्तान के भीतर भी क्या कुछ हो सकता है या दुनिया के तमाम देशों में जो अब तक हो चुका है वो कैसे हुआ है। नाम कहीं नहीं आता। इन दिनों जैसे ऑल्ट राइट या पोस्ट ट्रूथ। ऑल्ट राइट का मतलब ये हुआ कि आप एक देश के भीतर जो रूढ़िवादी व्यवस्था रही है उससे अलग लोगों को लगातार एक ढर्रे पर तैयार करते जा रहे हैं, उनका रेडिकलाइजेशन करते चले जा रहे हैं। और पोस्ट ट्रूथ यानी कि जो सच है, जो तथ्य हैं, उनसे परे जाकर के लोगों की भावनाओं को भड़काने और उनको मानसिक रूप से उसको सही मानने के लिए तैयार करने की जो रीति नीति है या यूं कहिए कि जो तिकड़म है, इसको हम पोस्ट ट्रूथ कहते हैं। ऐसे ही है डीप स्टेट। और डीप स्टेट भी आज की तारीख में चर्चा में है। इसलिए इस डीप स्टेट के जरिए दो देशों में हुए खेल को देखेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले जो ताजा खबर है मैं आपको उसको बता देता हूं। और खबर यह है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको बांग्लादेश ने कहा है कि आप उनको लौटाइए। यूनुस सरकार ने औपचारिक तरीके से भारत सरकार को सूचित किया है। यह बात मैं आपको डेली स्टार की रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं। अगर उस रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेजी है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार कानून का सामना करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस चाहती है। बांग्लादेश के जो गृह मामलों के सलाहकार हैं जहांगीर आलम, बल्कि उनका पूरा नाम है जहांगीर आलम चौधरी, वो पहले ही कह चुके हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। भारत बांग्लादेश के बीच अपराधियों की अदला बदली को लेकर के समझौता है, यह उसी समझौते के तहत किया जाएगा। अब यह अदला बदली का समझौता 2013 में हुआ और 2015 में अनूप चेतिया जो असम में भारत के लिए एक वांटेड था,
उसको बांग्लादेश ने भारत के हवाले किया था। लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना को क्या भारत अपराधी मान रहा है? बांग्लादेश के भीतर 1 साल की सजा जिस भी आदमी के खिलाफ हो सकती है, उन धाराओं में अगर वो दर्ज है तो फिर वो अपराधी है और भारत को उसको बांग्लादेश को सौंपना होगा। वो संधि कहती है, समझौता कहता है। लेकिन सरकार क्या शेख हसीना को मानती है? दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश में आज की तारीख में सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो एक कठपुतली सरकार है, बैठाई हुई सरकार है। बांग्लादेश के लोगों ने चुना नहीं है, वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से बैठी हुई सरकार है। उस सरकार के फैसले के आधार पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों की वैलिडिटी कितनी है, उनकी वैधता कितनी है? भारत की सरकार उसको वैध मानती है क्या? इसलिए सवाल कई है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में एक आंदोलन विकराल हो गया था और कुछ घंटों के भीतर उस दिन 5 अगस्त को, अगर मैं कहूं तो 11:30 से लेकर के और 1:45 के बीच में, दोपहर 1:45 और सुबह 11:30, इस तरीके से अचानक खून खराबा, विरोध बढ़ता रहा और वो पूरी की पूरी भीड़ प्रधानमंत्री आवास जो शेख हसीना का था उसकी तरफ बढ़ती रही, ऐसे मानो कि वो प्रधानमंत्री का खून कर देगी। नतीजा ये हुआ कि उसी समय शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, अपनी सरकार छोड़ी और फिर वो हिंदुस्तान आ गई। तब से वे भारत में रह रही हैं। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार बांग्लादेश सरकार की मांग पर ध्यान देगी या फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है हिंदुस्तान के लिए? सवाल है। और सवाल यह भी है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां है, जिस तरीके से वो बैठी है, बांग्लादेश में जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो बगावत खड़ी हुई, उस बगावत से पहले अमेरिकी टीमें जिस तरीके से ढाका में जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से मिलती रहीं, और सरकार बनने के बाद यूनुस की जो पूरी भूमिका है, जहां जहां वो दिखते हैं, जो जो बोलते हैं, क्या वो डीप स्टेट का बहुत बड़ा सबूत नहीं है? क्या अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका की साजिश के तहत, अमेरिका की प्लानिंग के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बिठाया नहीं गया? बांग्लादेश में वो इतने बड़े हो गए कि सरकार के मुखिया बना दिए गए। अमेरिका में यूनुस के बयान के कई राज, और ये जो बयान मैं कह रहा हूं, मोहम्मद यूनुस अगस्त में, 6 अगस्त में बांग्लादेश की सरकार के मुखिया बना गए, प्रमुख सलाहकार। आप मान के चलिए कि आज की तारीख में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और वो सितंबर में जाते हैं अमेरिका। क्लिंटन के नाम पर जो वहां आयोजन होता रहता है, जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में शरीक होने के लिए मंच पर जाते हैं और मंच पर जाकर के वो क्या कहते हैं? आंदोलन को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में सरकार संभालने के ठीक 1.5 महीने के अंदर यह आदमी अमेरिका में है और अमेरिका में कह रहा है उस मंच से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर चलने वाले फाउंडेशन का मंच है, और वही डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति आज की तारीख में अमेरिका में है, जो बाइडेन, उस मंच से कहते हैं कि यहां तक कि लोगों को यह नहीं मालूम था कि नेता कौन है, यानी कि उस पूरे विद्रोह बगावत का। ऐसे में आप किसी एक को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि आंदोलन खत्म हो गया। जब ये कौन? महफूज आलम, वो छात्र नेता जो वहां लगातार जहर जुबानी कर रहा था, जिसके कहने पर छात्र आंदोलित हो रहे थे और छात्र आंदोलन से निकलने वाला सबसे बड़ा चेहरा था महफूज आलम, उसकी तरफ इशारा करके और मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, इनके चलते वो पूरा का पूरा आंदोलन सक्रिय रहा। यूनुस जब अमेरिका में थे उस समय उन्होंने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की थी और जो बाइडेन से भी उन्होंने बातचीत की, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का समय चल रहा था, तो शहबाज शरीफ से भी उन्होंने बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका गए थे, लेकिन जब वे वहां से भारत के लिए निकले तब यूनुस पहुंचे। आप समय को दुनिया में, जब आप राजनयिक मामलों को, कूटनीतिक मामलों को और देशों के भीतर देशों के दखल और साजिशों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मोदी निकल जाते हैं अमेरिका से, तो वहां मोहम्मद यूनुस पहुंचते हैं, वो बाइडेन से मिलते हैं, वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं, और वो दोनों की जो मुलाकात है बाइडेन यूनुस की,
उस तस्वीर की चर्चा अमेरिका में होती है। एक थिंक टैंक है रैंड कॉरपोरेशन, उसके सीनियर फेलो हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन, और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, पर मुझे ये कई मामलों में असहज करता है। यूनुस चुने हुए नेता नहीं हैं। हिंदुओं पर हमले और इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रति उदार रुख को लेकर कई जायज चिंताएं हैं। भारत अमेरिका के संबंधों पर इसका असर होगा। थिंक टैंक विल्सन सेंटर भी वहीं है। उसमें साउथ एशिया के एनालिस्ट हैं माइकल जे कुगलमैन, और उन्होंने लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाइडेन यूनुस की यह मुलाकात बीते 24 सालों में पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले साल 2000 में ढाका में शेख हसीना और बिल क्लिंटन की मुलाकात हुई थी। 24 साल में पहली मुलाकात हो रही है। यूनुस सरकार संभालने के बाद बांग्लादेश में अमेरिका जाते हैं और वहां जो डेमोक्रेटिक पार्टी है सत्ता में, हाथों हाथ लेती है, और वहीं के जो थिंक टैंक्स हैं वो अपनी राय रख रहे हैं इन दोनों देशों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, अमेरिका जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में सरकारें गिराता है, अपने हित साधता है और पीछे से कई तरह की साजिशें करता रहता है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं उसमें मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं आप, और सुमित पीर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सुधाकर, ये डीप स्टेट का मामला मैंने उठाया है और मैं बांग्लादेश और सीरिया इन दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। अभी मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। अमेरिका का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है फोर्सेस के लिहाज से, उसकी मिलिट्री के लिहाज से, क्या वो इतना बड़ा था कि बांग्लादेश के भीतर उसको सत्ता बदलनी पड़ी, शेख हसीना को हटाना पड़ा? यशवंत जी, सबसे पहले नमस्कार, और मेरे जो एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं, तहे दिल से उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है। जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में विश्व में ये अति साधारण एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है। हर फैक्ट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये 21st सेंचुरी में, और पैंडेमिक के बाद रूसो यूक्रेन वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट में हमास की जो अटैक 7 अक्टूबर, उसके बाद जो इजराइल की काउंटर अटैक चलती जा रही है, और ये लड़ाई की जो रफ्तार और गहराई ये बढ़ती जा रही है जी। इसी के बैकड्रॉप में यूएस का जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हैज कम बैक टू पावर, इट इज अ सिग्निफिकेंट एंड गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसी बैकड्रॉप को मद्देनजर रखते हुए आपके सवाल की जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं या शेयर करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के साथ कि जो हम देखते हैं वो सही नहीं है। सही जो है क्या है किसी को नहीं पता है। वो सबका परसेप्शन भी अलग अलग तरीके से होता है जी। फिजिकल परसेप्शन, एब्सोल्यूट एंड रियल परसेप्शन। तो उसको ज्यादा गहराई में मैं ना जाके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज के दिन में 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर निर्धारित है। ट्रांस अटलांटिक मीन्स अमेरिका, कनाडा और यूरोप के इस तरफ जो नेटो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यूके। ये एक अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर, चाहे हम माने या ना माने, बहुत सारे एविडेंस है। तो कोई भी एक्शन कहीं से भी कुछ होता है, कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी को कराना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए वो थ्यूसिडाइड ट्रैप, प्रोफेसर एलिसन, जिन्होंने हार्वर्ड में एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा है, लेक्चर भी देते रहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं कि कोई भी एस्टैब्लिश्ड पावर या रूलिंग पावर कोई राइजिंग पावर को एक्सेप्ट
नहीं करेगा किसी भी समय। तो इन चीजों को आप एक बॉल पार्क पॉइंट में आप इनको ध्यान में रखिएगा, नंबर एक। नंबर दो में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो थ्रेट 20th सेंचुरी में था वो थ्रेट 21st सेंचुरी में नहीं है। क्या है वो थ्रेट में? अगर आपके पास समय है, मैं कहना चाहूंगा कि थ्रेट 20th सेंचुरी में बाइपोलर वर्ल्ड था। जियोपॉलिटिक्स वाज ड्रिवन बाय बाइपोलर वर्ल्ड, एंड उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए और दूसरा था ऑथोरिटेरियन यूएसएसआर। अभी 21st सेंचुरी में हम कह रहे हैं कि यूनिपोलैरिटी है। मैं काफी समय बहुत सारे जो पत्रिका, न्यूज़पेपर, यूएसए, इंग्लैंड और बाकी जगह लिखते रहता हूं। मोनोपोलर एक टर्म यूज किया हूं, उसको विकिपीडिया पिकअप किया है, साइट भी किया है काफी जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मल्टीपोलैरिटी जो है नीड ऑफ द सेंचुरी है। मल्टीपोलैरिटी का आज के दिन में यूएसए के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलैरिटी ये उनको हजम नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान को सर वो मैं आता हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं और बहुत बहुत कारणों से सहमत नहीं हूं। 19th सेंचुरी वो कॉलोनियलिज्म था कि आप कहां कहां कॉलोनीज बना सकते हैं। आप जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में, अपनी फौज के जरिए उनको जीतते हैं और फिर वहां के रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। 20th सेंचुरी जो था वो माइट का था, मिलिट्री माइट। आप ताकतवर हैं, आप दुनिया के तमाम हिस्सों में जा करके और उसके बाद अपना असर दिखाते हैं, अपने हिस्से में लोगों को लेकर के आते हैं। बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। आज की तारीख में एक कॉलोनियलिज्म तो चल रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिक है। जो आर्थिक ताकत है वो अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में जहां जहां से अपनी चीज़ों को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, वहां वहां वो घुस रहा है और वहां वहां वो खेल कर रहा है। तो बांग्लादेश और सीरिया को भी मैं इसी लिहाज से देखता हूं, इसलिए मेरी असहमति आपसे है। मैं मंजू सेठ जी आपके पास आऊँगा, लेकिन अभी जनरल सुधाकर की बात को लेकर नहीं आ रहा हूँ। जो अभी जो बड़ी खबर है उस लिहाज से आ रहा हूँ कि बांग्लादेश कह रहा है कि आप शेख हसीना को लौटा दीजिए। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 की, लेकिन शेख हसीना को लौटाने के लिए बांग्लादेश का मुनासिब डिमांड है उसका, और हिंदुस्तान के पास कोई वाजिब वजह है कि वो बांग्लादेश की बात को माने। मैं सुमित आता हूं आपके पास, अभी मैं जरा सुधा मंजू जी से बात कर लूं। बिल्कुल, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इसके तहत ये मेनली इंसर्जेंट्स के लिए हम लोगों ने उनके साथ कंक्लूड की थी कि जहाँ जो इंडिया से इंसर्जेंट्स हैं वो जाके वहाँ पनाह लेते हैं, तो वहाँ पे उनको अगर अरेस्टेड हैं तो उनको यहाँ एक्सट्राडाइट किया जाए अरेस्ट करके, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम करते हैं वहाँ अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये इनिशियल उसका यही था, लेकिन उसमें एक हर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में कुछ क्लॉजेज होते हैं, एग्जेम्पशन क्लॉजेज भी होते हैं, और लीगल एविडेंस होना चाहिए पूरे तरीके से। जो भी ये एलिगेशंस कर रहे हैं उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सिर्फ उनका जो परसेप्शन है कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देन वो उनको प्रूव करना पड़ेगा। एक तो ये है, और दूसरा ये जो मैं मानती हूँ कि ये बांग्लादेश अपनी पूरी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, इसके ऊपर वो निर्भर करना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि वो उसको कहते हैं कि इसी पे निर्भर है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के लिए बहुत एक मुश्किल चॉइस होगा और नहीं हम एक्चुअली इतना आसानी से एक्सीड नहीं करेंगे। आई फील कि हमें बिल्कुल मानना नहीं चाहिए कि एक्सट्राडाइट इमीडिएट हो जाए, क्योंकि हमारी लॉन्ग टाइम एलाय है, लॉन्ग टाइम फ्रेंड है। और वैसे भी बांग्लादेश और इंडिया में काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा रहा है। चाहे बीएनपी की सरकार रही हो, चाहे उनकी अरशाद की थी, बीच बीच में भी थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन बहुत जो बिल्कुल ही इस वक्त जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है, पहले मुझे याद नहीं कि इतना खराब कभी हुआ हो बांग्लादेश के साथ। और साथ ही में आप अगर देखेंगे ये जो मांग रहे हैं एक्सट्रेडिशन इनकी, और कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारे लिए तो एक बिल्कुल टाइट रोप की वॉक है ये। और रिलेशनशिप को वो अच्छा करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस करें कि हम इसको कैसे अच्छा बढ़ाएं, ना कि एक उसको हमको पुटिंग अस इन अ स्पॉट। पर मैं जनरल साहब से सहमत हूं कि इसमें सिर्फ उनका जो करंट सरकार है सिर्फ उनका रोल नहीं है। डेफिनेटली दूसरी ताकतें इनको उकसा रही हैं और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी न्यूमेरो उनो पोजीशन जो है, नंबर 1 पोजीशन जो है इस वक्त, उसको कोई भी चैलेंज करे किसी भी वे से। यानी कि बांग्लादेश में जो आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक स्टेट नहीं है बल्कि कई स्टेट्स हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी, मुझे ऐसे लगता है। जी,
एक कंट्री का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कई देशों का हो सकता है। लाजमी है कि जब आपको कुछ चीज़ें दिखती नहीं है तो उसके पीछे क्या क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि ऐसा ही हो रहा है। और यही खेल डीप स्टेट का होता है। सुमित। जी। राणा जी नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। देखिए, जो आपका प्रश्न है इसके दो पार्ट है सर। पहला पार्ट है बांग्लादेश ने जो कहा है और बांग्लादेश में हो क्या रहा है। जी। पहला शुरू करते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश में जो भी खेला हुआ है, ये अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डीप स्टेट है, और कुछ पाकिस्तान का आईएसआई, बांग्लादेश के वहाबी जिहादी हिजबुल तहरीर जमात इस्लामी बीएनपी, इन्होंने मिलके किया है। आइडिया ये है आपके नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करना, मोदी सरकार को अनस्टेबल करना और भारत की अर्थव्यवस्था पे सेंध लगाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों कह रहा हूं? अगर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी में दो बड़े फैक्शन है, एक ओबामा का है, एक हिलरी क्लिंटन का है। ओबामा, जिसका लोग बैराक ओबामा कहते हैं, उस असली नाम उसका बरकत हुसैन ओबामा, ये हमें नाम पूरा याद रखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी उसे बरकत हुसैन ओबामा ही कहता है, बाय द वे। तो ये जो उन्होंने खेल रचाया है, ये जो ओबामा की इस्लामिस्टों से पुरानी दोस्ती है, पुरानी सांठगांठ है, ये भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए रचा है। इसमें चाइना का भी हाथ आया, फिर इसमें कुछ म्यांमार का भी हाथ आया, और सम टोटल क्या हुआ? मोदी जी की गद्दी हिलानी है, भारत में अराजकता फैलानी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जलाना है, और अल्टीमेट निशाना है चिकन्स नेक। ये इनका बड़ा बड़ा मोटा मोटा प्लान था। नहीं तो आप हमें सलाम करो, हमारे हजूर में सजदा करो, ये वो चाहते थे सर। अब आता है आपका दूसरा प्रश्न, जो है शेख हसीना को लेकर। पहली बात राणा जी, शेख हसीना ने इस्तीफा कब दिया? किसी माइकल लाल ने वो पेपर ही नहीं दिखाया। दूसरी बात, इलीगल लीगलों का एक्सट्रैक्शन करे। मोहम्मद यूनिस, तू तो भाई चुना ही नहीं गया, तू तो खुद इलीगल है, तू कैसे करा मेरे लीगली जो प्रधानमंत्री उसका एक्सट्रैडिशन करो। तीसरी बात, जो ट्रीटी है सर, इसमें क्लियरली लिखा है, इसमें पॉलिटिकल अगर कोई रीजन है उसके लिए एक्सट्रैडिशन नहीं है, और शेख हसीना सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर है वहां की। चौथा पॉइंट, जिस शेख हसीना ने खुद ट्रीटी साइन की, उसका एक्सट्रैडिशन कैसे करेंगे? अगर एक्सट्रैडिशन करना है तो मैं कहता हूं यूनिस का करो, उन जहादियों का करो जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया है, उन हिजबुल तहरीर वालों का करो, उन लोगों को करो जो आजकल हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते, बलात्कार करते, मंदिर फूकते, प्रॉपर्टियां फूकते, उनका एक्सट्रैडिशन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कैसे सोच लिया कि आप बोल रहे हैं कि हम एक्सट्रैडिट करेंगे? ये शेख हसीना कोई आतंकवादी है क्या? बम फोड़ा कहीं पे, मिसाइल दागी है कहीं पे, क्या किया उसने? कि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट और आपके मास्टर चाइना और अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स बैठे हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए आप चाहते हैं कि हम हमारे दोस्तों के आपके हवाले कर दें और दुनिया में अपना वकार और अपनी वर्चस्व गिरा दें, और इलीगल यूनिस को, जिसको इस्लामिस्ट कहती है शेख हसीना, माइनॉरिटियों का नरसंहार करता है, जिसने बड़े बड़े स्कैम किए राणा जी, सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला करने वाला यूनिस। और ये जो हिजबुल तहरीर का बंदा, जिसको ये अमेरिका में स्टूडेंट लीडर बना के दिखा रहा था, हिजबुल तहरीर का बंदा, वो उसको जिसने खड़ा किया, जिसके माध्यम से उसने ये सारा कर्मकांड किया, जो हिंदुओं का नरसंहार आज के डेट में कर रहा है, ये चाहता कि भारत शेख हसीना को देके अपने सर के बाहर खुण मुंड ले, खुद अपना उस्तरा लो और सर के बाहर मुंडो। बहुत दुरुस्त अगर रखा है सुमित ने। सुमित, अगर ऐसा लगता है कि खाबे गफलत में रह रहे सर, हाँ। दे शुड वेक एंड स्मेल कॉफी। मैं आता हूं। सुमित जो कह रहे हैं उसका कारण है, शेख हसीना जब हिंदुस्तान आ गई थी तो उन्होंने अपने देश के लोगों को जो मैसेज भेजा था, उनके कुछ खास लोग थे उनके जरिए पहुंचा था, उस मैसेज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेख हसीना को हटाने के पीछे अमेरिकी सरकार कैसे रही। बराक ओबामा, जिसको बरकत हुसैन ओबामा सुमित कह रहे हैं, बराक ओबामा का अपना इंटरेस्ट, क्या वो मुस्लिम कंट्रीज के भीतर घुस करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? और जो मौजूदा सरकार जो बाइडेन की है, जो बाइडेन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते कि हमारे आर्मी और हमारे जो आर्म फोर्सेस है उसके लिए एक लोकेशन, एक सेंटर, एक स्पॉट मिल जाए बांग्लादेश में सेंट मार्टिन की तरह। तो उन्होंने क्या लिखा शेख हसीना ने अपने संदेश में कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस ना देखना पड़े। सामने आप देखिएगा, वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अवामी लीग नेता ने आगे कहा, यानी शेख हसीना ने लिखा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। तो मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूं, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आएं। मार्टिन द्वीप न देने के कारण
शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और यह अमेरिकी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकने, उसकी बात नहीं मानने का नतीजा है। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, राय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कमोवेश एक सी है कि इसमें अमेरिका तो है, लेकिन सिर्फ अमेरिका है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, दूसरे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जनरल सुधाकर जी, दुनिया में अमेरिका जहां कमजोर है वो साउथ एशियन कंट्रीज है, क्योंकि यहां उसके पास कोई बहुत मजबूत देश या जगह नहीं है जहां उसकी आर्मी रहे या उसकी फोर्सेस आए। और चीन जिस तरीके से लगातार मजबूत होता जा रहा है, एक चैलेंज बनता जा रहा है, अमेरिकी हुकूमतों के लिए भी है कि आप साउथ एशियन कंट्री में एक मजबूत बेस अपना बनाइए। क्या सेंट मार्टिन जो शेख हसीना कह रही हैं वो कारण नहीं हो सकता है अमेरिका की बड़ी साजिश का शेख हसीना सरकार को हटाने को लेकर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। धन्यवाद। सर, आपकी राय जानना चाहता हूं इस पर आगे। यशवंत जी, आप एक इंटरनेशनल चैनल की चीफ एडिटर हैं, मैं सर। एक सीनियर रिटायर्ड मेजर जनरल हूं, सर। जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हूं, जगह जगह देश विदेशों में मैं लेक्चर देते रहता सर। हूं। मैं जो कुछ कहता हूं उस कुछ मान्यता है, कुछ वजन है। सर ठीक है। मैंने ऐसा कोई चीज पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला जो सर, कि मैंने- उसमें कोई असहमति या आप सहमत नहीं होंगे। सर, मैं हैरान हूं, एक सर, चीफ एडिटर होने के नहीं नाते नहीं सर, आपके पहले इस तरह पहली बयान बात, सुनने के आप लिए। मेरे मेहमान हैं सर, आप मेरे मेहमान हैं, आपका पूरा सम्मान है। मैंने सिर्फ अपनी आप राय रखी है। मेहमान को आप मैंने- छोड़िए। नहीं सर, एक मैंने फौजी सिर्फ- जनरल होने सर, के नाते आपको पता नहीं है किस तरह कंडक्ट सर करना है। पूरी इज्जत है, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था। मैंने ना आपको काटा और ना आपने पूरा बात सुना नहीं है यशवंत जी। सर, आपको पूरा आप हक पूरे है। बात नहीं सुने सर, हैं, मैं क्या आपको कहना चाह रहा आपको हूं। पूरा इसी हक। सवाल का जवाब सर, है, आपके साथ मैं सर, सहमत हूं। कोई अगर राय देने आपको की जरूरत आपको नहीं मेरी है। बात पसंद नहीं आई है, मैं माफी के साथ कहता हूं सर, आपके पास पूरा हक है, नहीं पूरी इज्जत है सर। यू आर अ चीफ एडिटर पूरा मिस्टर कद यशवंत। सर, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, आपके पास पूरा हक है सर कहने का। आप बोलिए सर, मैं सुन रहा हूं, मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूं किस चीज सर। के ऊपर आप असहमत हैं वो तो बताइए। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि सर, सिचुएशन सर, अभी अभी आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, इसका कोई राय नहीं है आपका। बिल्कुल आपने सारे जो प्रियम्बल है, नैरेटिव बोल चुके हैं। मेरे तरफ से कुछ कहने के लिए है ही नहीं। आप बाकी दो पैनलिस्ट हैं, दे आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड। आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम योर चैनल हियर आफ्टर। नहीं प्लीज सर, डोंट इनवाइट। मैं सर वैसे पत्रकारों संपादकों में नहीं हूं। आपकी पूरी इज्जत है सर, और बिना आप अपनी बात रखे नहीं जाएंगे सर। मैं सॉरी बोलता हूं सर आपको। जनरल सुधाकर जी देश के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं और अपनी आपकी राय है। आपकी राय से असहमति हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी कद्र है, अपनी जगह है। और सुधाकर जी मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। मंजू सेठ, सिर्फ जो सवाल मेरा जनरल सुधाकर से था वही सवाल आपके पास है, दोहराना नहीं चाहता हूं ताकि समय मेरा खर्च ना हो। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा please। मैंने ये कहा था कि साउथ एशियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो अपनी आर्मी का एक बड़ा स्पॉट रख सके। वो लोकेशन उसके पास चाहिए था। उस लोकेशन के लिए वो सेंट मार्टिन के ऊपर नज़र गड़ाए हुए था, और सेंट मार्टिन हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि आप शेख हसीना को हटाइए, और यही काम अमेरिकी गवर्नमेंट ने किया। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं अमेरिका के अलावा, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं सिर्फ इसी थियरी को अगर हम इस्टेब्लिश कर दें तो। नहीं, एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो उसमें एक कारण है और फैक्टर है जो ये सारा जो वहाँ पे अनफोल्ड हुआ है सारा बांग्लादेश में, एक इनका हाथ तो बिल्कुल लग रहा है, लेकिन साथ में और भी उसमें हम देख रहे हैं पाकिस्तान भी चीन भी दोनों ही उधर बिल्कुल बैकग्राउंड में अपना फुल पार्ट पे प्ले किया है। तो ये सेंट मार्टिन का जो है ये तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन साथ में और भी एलिमेंट्स जैसे मैंने पहले भी कहा इन्वॉल्व है इसमें, बिहाइंड द सीन्स इन्वॉल्व है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे इनके जो वहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया था उनको आते ही उनके ऊपर बैन हटा दिया, और उनको बिल्कुल ये सारे जो जमात इस्लामी के सारे जो स्टूडेंट लीडर्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स थे, वो बिल्कुल आगे फोरफ्रंट में मिनिस्ट्री में भी आ गए।
तो एक ये और इनके मतलब कैबिनेट में भी आ गए इंटरिम गवर्नमेंट के। तो इट इज़ अ रियली सरप्राइजिंग सिचुएशन कि कैसे ये आगे चल के बहुत ही आगे चल के क्या होता है हम तो देख ही रहे हैं। वो ऑलरेडी जी। इतने माइनॉरिटीज को टारगेट कर दिया है, लेकिन आगे सुमित, चल के इनको चूंकि और हम लोगों ज्यादा को मुसीबत सीरिया की आएगी। तरफ बढ़ना है, मंजू जी की अपनी एक राय है। मैं 1 मिनट जी। के चाहता हूं कि बांग्लादेश को लेकर के अगर अभी आपकी कोई राय हो तो रखते हैं, फिर हम सीरिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राणा जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये इस्लामीकरण हो रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश वापस पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो रही। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का खबर फर्क निपट रहा है। जो एक ही इस्लामिक कंट्री थी जो सेकुलर थी, अपने आप को कहती है, वो डेमोक्रेटिक थी, वो खत्म हो रही है। आप जानते हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कोई स्कोप नहीं होता। ये रेडिकलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हो रहा। और अगर बांग्लादेश में सर आज भी दूसरा शिप आया पाकिस्तान से आए कंटेनर चेक नहीं हो रहे, पाकिस्तान के जहादियों को धड़ल्ले से वीजा मिल रहा है, और पाकिस्तान की जो पीछे एक फौज आई थी, एक टीम आई थी, वो कहीं दिख नहीं रही बांग्लादेश में, वो गायब हो गई है। और यहाँ एक खतरनाक इस्लामिक ब्रांड ऑफ टेरर, जो मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक ब्रांड ऑफ टेरर है राणा जी, उसको बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगेन निशाने पे भारत। देखिए इनकी औकात है नहीं हमारी आर्मी से भिड़ेंगे, पर पाकिस्तान जैसी हरकतें आने वाले समय में जरूर कर सकते हैं। और अतः निशाना है हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा चिकन नेक, और हमारे देश की बढ़ती हुई तरक्की, और मोदी जी की सरकार को निरस्त करने की पूरी पूरी कोशिश है। इसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, कुछ शक्तियां म्यांमार की, और कुछ भी और भी इस्लामिक देशों के जो लोग हैं वो पूरे संलग्न है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अभी आप देखेंगे सर, पूरा पूरा मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट कर रहा है, जैसे जो भी जिससे हो सकता है, जी। ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान नंबर 1। ये देखिए सर। जी। डीप स्टेट, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपके पड़ोस में किसी देश में तख्ता पलट कर दिया जाए। उसके मायने ये भी होते हैं कि आपके पड़ोस में तख्ता पलट करके आपको डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया जाए। तो भारत के ऊपर खतरा है। भारत का खतरा पूर्वोत्तर राज्यों में वहाँ की सुरक्षा को लेकर के और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिहाज से, और भारत के भीतर जो खतरे बढ़ रहे हैं और सरकार के लिए चुनौतियाँ बढ़ रही हैं उस लिहाज से भी। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ेगा, और इसलिए हिंदुस्तान को काफ़ी सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है, और सरकार इस मोर्चे पर